हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम चैप्टर 2 का जो हमारा पार्ट 2 है उसको डिस्कस करेंगे। यानी कि ये जो चैप्टर्स हैं जो ज़्यादा लॉन्ग है उनको हम 2 पार्ट्स में कर रहे हैं। तो आज चैप्टर 2 का सेकेंड पार्ट हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो हमने रूढ़िबद्ध धारणा पढ़ ली थी और अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, असमानता एवं भेदभाव। तो देखिए, भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। यानी कि भेदभाव हम कब करते हैं? जब हम पूर्वाग्रहों को मानते हैं या रूढ़िबद्ध धारणाओं को मानते हैं। और पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणाएं क्या है, ये हम पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं, या किसी मोहल्ले में नहीं रहने देते, या एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते, और दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीते, तो इसका मतलब क्या है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। तो भेदभाव क्या होता है ये आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। अब होता किस कारण से है ये भेदभाव? तो देखिए, कई कारणों से हो सकता है। आप याद करें कि पिछले पार्ट में यानी कि चैप्टर 1 जो हमने पढ़ा था उसमें समीर 1 और समीर 2 एक दूसरे से बहुत अलग थे। जैसे उनका धर्म अलग था, एक मुस्लिम था और दूसरा हिंदू था। अब ये जो है विविधता का पहलू है, यानी कि हमारे देश में अलग अलग धर्मों के लोग हैं, तो ये क्या है, विविधता है हमारे देश की। लेकिन ये जो विविधता है ये भेदभाव का कारण भी बन सकता है। और ऐसा तब होता है जब लोग क्या करते हैं, अपने से भिन्न प्रथाओं यानी कि हमसे जो अलग रीति रिवाज और प्रथाओं को मानते हैं उनको हम खुद से नीचे यानी कि निम्न कोटि का उनको मानते हैं। अब दोनों समीरों में एक और अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि का था। यानी कि एक अंतर तो उनका धर्म का हो गया, दूसरा क्या था, आर्थिक पृष्ठभूमि। जैसे समीर जो 2 था वो गरीब विविधता का पहलू नहीं है। एक सेकंड। यानी कि देखिए, जो समीर 2 था वो गरीब था, लेकिन जो गरीबी है वो विविधता का पहलू नहीं है। ये क्या है, असमानता है। बहुत से लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते हैं। इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। तो विविधता के कारण भी भेदभाव होता है और असमानता के कारण भी भेदभाव होता है। तो देखिए, कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। और एक तो कारण है कि वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता। यानी कि हो सकता है कि वो लोग ऐसे समुदाय से हों जिनको दूसरे समुदाय के लोग मूल्यवान नहीं समझते हैं। और ऊपर से यदि वे गरीब हैं तो उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साधन नहीं हैं, तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। और ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोगों, धार्मिक समूहों और ख़ास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। कि हो सकता है कि उनको कुछ लोग खुद से नीचा समझते हों और साथ ही वो गरीब भी होते हैं, तो दोहरे भेदभाव का सामना उन लोगों को करना पड़ता है। अब एक शब्द है दलित। देखिए, दलित क्या है, वो शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। और दलित का मतलब क्या है, जिन्हें दबाया गया या कुचला गया। और दलितों के अनुसार ये शब्द क्या दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव ने दलित लोगों को दबा कर रखा है। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ बच्चों के लिए 2 प्रश्न हैं। अब इसके बाद है कि भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आप सभी ने इनका नाम सुना होगा। इन्होंने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा है। और ये जो अनुभव है उनको 1901 में हुआ था, और जब वो केवल 9 साल के थे। महाराष्ट्र में कोरे गांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे, तब उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर किया है। तो एक स्टोरी है छोटी सी, उसको हम पढ़ते हैं। तो देखिए, ये लिखते हैं कि बड़ी देर हमने इंतज़ार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे जो हमने दिखा दिए।
उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए हैं, तो हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना था। हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुँच पाया था और हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुँचते हैं। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे और हमारे कपड़ों और बोली से भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कोई कि हम अछूतों के बच्चे थे। निश्चय ही स्टेशन मास्टर को यह लगा होगा कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं और वे हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए, जैसा कि हिंदुओं में होता ही है। तो स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं, तो बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। अब देखिए महार क्या है, तो बम्बई प्रांत में उस समय जो मुंबई है उस समय बम्बई हुआ करता था और एक प्रांत था, तो यहाँ पर महार समुदाय जो होता था उनको अछूत माना जाता था। और तो उनको क्या हुआ, एकदम से धक्का लगा, वे भौचक्के रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई थी और उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना वे अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत गए, सूरज बिल्कुल छिप सा गया। पिताजी आए नहीं और ना ही उनका नौकर, और अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफ़ी घबराए हुए थे। आगे है कि यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ने ले ली थी। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौट कर आए तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। तो हमने कहा कि अगर हम किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते थे। अब अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं हो तो हम फ़ौरन निकलना चाहते थे। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जो जवाब दिया था कि हम महार हैं, उसका पता सबको चल गया था और कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की जो सवारी है उसको ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। हम दुगना किराया देने को तैयार थे, पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसे से नहीं बन सकती थी। स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ी वालों से तोल मोल कर रहे थे चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो इसका जो सोर्स क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस खंड 12 संपादन, यानी कि वहाँ से एक स्टोरी ली गई है। अब देखिए थोड़ा सा अंबेडकर जी के बारे में यहाँ पर जानकारी है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 से 1956 इनका जीवन काल है। इनको भारतीय संविधान के पिता और दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है और डॉक्टर अंबेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका महार जाति में जन्म हुआ था जो अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास ज़मीन नहीं थी और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे और उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था। गांव के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा जिससे कि वो जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाए। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए उन्होंने कई प्रयास किए और जो प्रयास उस समय चल रहे थे उन्होंने उसका नेतृत्व भी किया और उन्होंने ऐसे धर्म की तलाश की जो सबको समान निगाह से देखे और जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो, न कि कुछ ही लोगों की। तो देखिए इन्होंने कितना काम किया। अब यहाँ बच्चों के लिए प्रश्न है कि इस तरह के जो अनुभव थे जो अंबेडकर जी को हुए थे, अगर आपके साथ ऐसा हो तो आपको कैसा महसूस होगा, कैसा लगेगा। अब यहाँ आगे से पढ़ते हैं कि कल्पना करके देखिए कि कितना मुश्किल हुआ होगा अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने न दिया जाए। कितना अपमानजनक और दुखदायी होगा अगर लोग आपसे दूर दूर रहे, आपको छूने से मना करें और आपको पानी न पीने दें। तो ये सोचना है बच्चों को। उसके बाद समानता के लिए संघर्ष है हमारा अगला पॉइंट। तो ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलितों, औरतों, जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में
जिस गैर बराबरी का अनुभव किया उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। और जैसा कि पहले भी बात हुई, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। और महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है वैसे उन्हें भी अधिकार मिले। और किसानों और दलितों ने अपने आप को ज़मींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। उसके बाद नेक्स्ट है कि 1947 में 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ तो एक राष्ट्र बना, तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। और संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया है। कई नेता इन लड़ाइयों का हिस्सा भी थे, जैसे डॉक्टर अंबेडकर। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे क्या हो, भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए, समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया। तो ये संविधान के विषय में बताया गया है। तो हमारे संविधान में क्या है, समानता को एक मूल्य की तरह माना गया है, जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार, समान अवसर प्राप्त हैं। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है और इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हैं। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली है कि गरीबों और मुख्य धारा से अलग थलग पड़ गए समुदायों को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाएं। अब इसके बाद देखिए, संविधान के लेखक जो थे उन्होंने भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने ये महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। और उन्होंने क्या जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, यानी कि सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्म उसके लिए बराबर होंगे, सबको एक नज़र से देखा जाएगा। इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ पर क्या होता है, लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। और इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। तो देखिए किस तरीके से समानता को यहाँ पर समझाया गया है। अब आगे है कि हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है, पर ये जो पार्ट है वो इस बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है, यानी कि सिर्फ संविधान में लिख देने भर से काम नहीं चलता है। समानता वो मूल्य है जिसके लिए हम निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। और भारतीयों के लिए समानता का जो मूल्य है वो वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, इसके लिए लोगों को संघर्ष, उनके आंदोलन और संघर्ष, सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत ज़रूरी हैं। तो ये है भारत का संविधान की उद्देशिका, यहाँ का उसका एक पृष्ठ यहाँ पर दिया गया है। और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो जाता है। और ये इस चैप्टर के प्रश्न हैं, यानी कि अभ्यास के रूप में प्रश्न दिए गए हैं, आप देख लीजिएगा इनको। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। तो आप सभी के लिए आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और थैंक यू सो मच।